Hello, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 12th of April 2021, Monday. Inspiration of the day is the distance between your dreams and reality is called as action. In today's discussion, we are going to cover these articles from April 11 and 12 newspaper. So let's start with article number 1 given on page number 6 of today's newspaper. India hits out at US on linking climate issues to recovery. रिसेंटली इंडिया और यूएस के रिलेशन में कुछ अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं. डेफिनेटली विद द चेंज इन पॉलिटिकल रेजिम द ओरिएंटेशन ऑफ एनी कंट्री विल चेंज. और जैसा कि हम सभी को पता है, रिसेंटली यूएस में जॉय बाइडेन हैज़ बीन इलेक्टेड एज 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और डोनाल्ड ट्रंप का जो रेजिम था वो ख़त्म हो गया. डेफिनेटली उनके आते ही बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं जिनका पहले अच्छा रिलेशन था यूएस के साथ, वो चेंज होना भी शुरू हो गया, जिसमें इंडिया एक है. और जो स्टूडेंट न्यूज़ फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा, उन्होंने सुना भी होगा न्यूज़ में कि यूएस की जो मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई उसको लेकर भी इंडिया ने ऑब्जेक्शन क्रिएट किया है. अपार्ट फ्रॉम इट, द यूएस प्रोपेगेंडा ऑन climate recovery and increase into the tariff of Indian product. All these has been the few issues that has been in limelight since last 15 or 20 days. अब देख लेते हैं आज की न्यूज़ क्या है. बेसिकली इंडिया ने यूएस का जो प्रोपोगंडा है, जिसमें यूएस ने ये क्लेम किया है कि जो पोस्ट कोविड जो रिकवरी हो रही है इकोनॉमीज़ में, उस रिकवरी की वजह से क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है. कोविड-19 की सिचुएशन में कई सारी इकोनॉमीज़, इंडिया ही नहीं कई सारी डेवलप इकोनॉमीज़ भी अपने लोएस्ट स्टेज पे थी या रिसेशन की स्टेज पे थी. और रिसेंटली जब कोविड के कुछ केसेस कम हुए थे और ऐसा अज्यूम किया जा रहा था कि पोस्ट कोविड फेज़ आने वाली है, तो कई सारी इकोनॉमीज़ ने कुछ रीस्ट्रक्चरिंग की थी और इकोनॉमिक ग्रोथ को रिकवर करने के लिए या स्पीड अप करने के लिए कई सारे एक्शंस लिए थे. जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट हो रहा था, तो यूएस का ये कहना है कि इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से जो क्लाइमेट टारगेट्स हैं, जैसे लाइक पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स हो गए, तो जो सारे टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे. तो बेसिकली यूएस जो था वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो ग्रोथ पैटर्न है या जो ग्रोथ पेस है उसको होल्ड करने के लिए क्लाइमेट को यूज़ कर रहा था एज अ लेवरेज, जिससे कि जो ऐसे इकोनॉमीज़ जो कि उससे ज़्यादा डेवलप नहीं है या जो आगे चल के कहीं यूएस के लिए चैलेंज ना क्रिएट करे, तो इस तरह के जियो पॉलिटिकल गेम को प्रमोट कर रहा था. तो रिसेंटली इंडिया ने यूएस और या हम बोले वॉशिंगटन के इस अटैम्प्ट को, जहाँ पर वॉशिंगटन इज ट्राइंग टू लिंक क्लाइमेट इश्यूज विद द इकोनॉमिक रिकवरी इन द वेक ऑफ पोस्ट कोविड-19 पैंडमिक एट अ फोर्थकमिंग G20 टॉक्स. यूएस में जो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, बेसिकली वो इस कैंपेन को प्रमोट कर रहे थे एंड ही वाज ऑल ओपिनियन कि जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है उसकी वजह से जो वर्ल्ड है, जो ग्लोब, उसके क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है. तो इसीलिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको अपनी डेवलपमेंट की पेस को ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी डेवलपमेंट की पेस इतनी ना हो कि क्लाइमेट जो है वो सफ़र करने लगे. तो हालांकि कई सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हमेशा से ये क्लेम करते आए हैं कि जितना इन्वायरमेंट को नुकसान यूएस ने किया है उतना किसी और इकोनॉमी ने नहीं किया. एंड वंस यूएसए इज़ डेवलप्ड, दे आर नॉट टारगेटिंग द अदर कंट्रीज़, वो दूसरे कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं. कई सारे जब भी ये इन्वायरमेंट एग्रीमेंट्स या जो कन्वेंशंस होते हैं उनमें कई सारे कंट्रीज़ हमेशा ये इशू जनरेट करते हैं कि यूएस ने जितना भी वर्ल्ड या क्लाइमेट को नुकसान किया है उतना यूएस को रीपे करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, in terms of helping the developing countries so that they can cater their trade-off between development and climate. तो अभी जो recent G talks हुई हैं उसमें इंडिया ने यूएस के इस प्रोपोगंडा को क्वेश्चन करते हुए कहा है कि India has been the best performer in G20 group when it comes to fulfilling the Paris Climate Agreement. ऐसा नहीं है कि इंडिया क्लाइमेट या इन्वायरमेंट को ध्यान में नहीं रखता अपने डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज़ में. अगर G20 की बात करें तो इंडिया ने अपने टारगेट्स जो भी सेट किए, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के हों, चाहे वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन NDC को लेकर के हों, इंडिया हैज़ बीन द बेस्ट परफॉर्मर अमंग ऑल G20 कंट्रीज़. और जो यूएस का बेसिक था, यूएस का कहना था कि जो पेरिस फ्रेमवर्क है, जो पेरिस एग्रीमेंट है, जिससे रिसेंटली यूएस अलग होने वाला था व्हाइल डोनाल्ड ट्रंप वाज अ प्रेसिडेंट, तो उसके टारगेट को रिवाइज किया जाए पोस्ट आउटसाइड द पेरिस फ्रेमवर्क इन G20. तो उसको भी इंडिया ने स्लैम किया और इंडिया ने कहा देयर इज नो नीड टू क्रिएट अनदर टारगेट
if Paris framework or Paris climate agreement is in working framework. तो जो भी G20 के डिस्कशंस, नेगोशिएशन, डेलिब्रेशंस हुए हैं उसमें डिस्कस किया गया है कि इस पर्टिकुलर G20 फोरम में ऐसे कोई स्पेशल टारगेट सेट करने की ज़रूरत नहीं, जबकि ऑलरेडी पेरिस एग्रीमेंट जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस में है. कंट्रीज आर ट्राइंग टू अचीव देयर NDC, कंट्रीज आर ट्राइंग टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन, कंट्रीज आर ट्राइंग टू अचीव द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स. बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, ये तो बहुत प्रेवलेंट है जो हम डिस्कस करते रहते हैं. ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल, क्योटो, NDC, ऑल दीज आर वेरी प्रेवलेंट. अगर आप एक्सप्लोर करें तो देयर आर नंबर ऑफ क्लाइमेट एग्रीमेंट्स और कन्वेंशंस दैट आर एक्चुअली गोइंग ऑन to reduce the pollution, to reduce the carbon emission, to increase the और improve the environment. और इसी जो यूएस के प्रोपोगंडा है उसको टारगेट करते हुए जो इंडिया के प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, उन्होंने कहा है कि इस तरह के प्रोपोगंडा को क्रिएट करके जो यूएस है वो ग्रीन कोलोनलिज्म को प्रमोट कर रहा है. अगर कोलोनाइजेशन की बात करें तो कई सारे टर्म्स आपको देखने को मिलते होंगे, फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल, और अभी रिसेंटली एक और टर्म कॉइन दैट इज ग्रीन कोलोनाइजेशन. बेसिकली जो वर्ड है ग्रीन कोलोनाइजेशन, इसको ऐसे अगर हम डिस्क्राइब करें तो क्या है, जो हमारे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जो यूएस है वो ग्रीन कोलोनाइजेशन को प्रमोट कर रहा है, एंड देयर इज अ रिस्क कि कंट्रीज जो है वो ग्रीन कोलोनाइजेशन में से सफ़र करें पोस्ट फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल कोलोनाइजेशन, जैसा कि इंडिया में ऑलरेडी हो चुका था जब इंग्लैंड ने कोलोनाइज किया था इंडिया को. तो डिस्क्राइबिंग इट एज एन अटेम्प्ट टू पुश फॉर द ग्रीन रिकवरी विद स्ट्रिंजेंट कंडीशनैलिटीज. ग्रीन कोलोनाइजेशन का मतलब बेसिकली कि ऐसी स्ट्रिंजेंट कंडीशन इम्पोज करना डेवलपिंग कंट्रीज पर कि उनका डेवलपमेंट हो ही ना पाए, या डेवलपमेंट उस पेस से ना हो पाए जिस पेस से वो होना चाहिए. तो इट इज़ an agenda by developed economies, the developed countries, to halt the development of underdeveloped countries or emerging economies, जिससे कि उनकी हेगेमोनी बनी रहे ग्लोबल एरिना में. और इसी को टारगेट करते हुए हमारे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र ने कहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज क्लाइमेट को या इन्वायरमेंट को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते वाइल देयर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज. क्यों? क्योंकि developing countries, emerging economies are one of the most vulnerable economies when it comes to global warming और global health crisis. developed nations के पास तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो लीस्ट अफेक्टेड होंगे या सबसे लास्ट में अफेक्ट होंगे या कम अफेक्ट होंगे, जबकि अगर इस किसी भी तरह की ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस आती है या इन्वायरमेंट क्राइसिस आती है, क्लाइमेट क्राइसिस आती है, तो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ जो हैं वो जो अंडर डेवलप इकोनॉमीज़ हैं, दे विल सफ़र फर्स्ट एंड दे विल सफ़र मोस्ट. तो ऐसा तो डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो इग्नोर कर ही नहीं सकते क्लाइमेट एजेंडा को, इन्वायरमेंट एजेंडा को, वाइल ड्राफ्टिंग देयर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी. तो वर्ड जो दिया गया दैट इज़ ग्रीन कोलोनलिज्म, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता था, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप देख सकते हैं. इसी तरह इंडस्ट्रियल कोलोनलिज्म भी आया था, फाइनेंशियल कोलोनलिज्म भी कहा जाता है, और कई बार ग्रीन कोलोनलिज्म को यूज़ करते जो डेवलप इकोनॉमीज़ हैं वो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स को रोक देती हैं. So these are the words that are actually said by our principal economic advisor to finance ministry. Apart from this climate issue, there are other issue that has been generated between India and US, that is a maritime exercise that has been conducted by US into Indian water. तो अगर हम देखें तो बेसिक इशू यहीं से स्टार्ट हुआ जबकि US का जो वॉरशिप है वो इंडियन वाटर में पाया गया और इंडिया ने उसके अगेंस्ट इंटरनेशनल फोरम में भी आवाज़ उठाई, कहा कि यूएस का जो वॉरशिप है इंडिया के वाटर में, इट इज़ एज पर प्रिवलेंट यूएस लॉ इज़ अगेंस्ट द सी लॉ. जो सी लॉ यूएन के जो सी लॉ है उनको उनके अकॉर्डिंग यूएस का वॉरशिप इंडिया के वाटर में नहीं होना चाहिए. सो इन एन अनयूजुअल मूव द यूएस नेवी हैज़ अनाउंस्ड दैट this week it conducted a freedom of navigation operation into Indian water without the prior consent, basically to challenge the India's excessive maritime claims. तो और इंडिया ने उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया और इंडिया ने कहा इट इज़ टोटली अगेंस्ट द यूएन लॉ. यूएन के लॉ है सी को लेकर के, अगर आपको पता हो, टेरिटोरियल वाटर, इंटरनेशनल वाटर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सी, कई तरह के डिविजन्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ डिस्टेंस, कितने नॉटिकल माइल्स के डिस्टेंस तक
किसी कंट्री का टेरिटोरियल सी है, कितने नॉटिकल माइल्स तक कॉन्टिग्युअस जोन है, कितने नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, कितने कितने नॉटिकल माइल्स के बाद किसी भी कंट्री को वहाँ से नेविगेशन के लिए अलाउ। इस तरह के कई सारे लॉज हैं यूएन कन्वेंशन में, जिनको बोलते हैं यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लॉज, एंड इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है यूएन क्लॉज को लेकर के। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ द सी। तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि कहाँ तक टेरिटोरियल वाटर होता है, कहाँ तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, कितने नॉटिकल माइल्स तक किसी भी कंट्री का टेरिटोरियल वाटर होता है जहाँ पर उस कंट्री का सोवरेन राइट होता है, चाहे वो फिशरी हो चाहे वो नेविगेशन को लेकर के हो। इंटरनेशनल वाटर किसे बोलते हैं, इंटरनेशनल सी किसे बोलते हैं, जहाँ पर कोई भी कंट्री ईजिली नेविगेट कर सकता है विदाउट टेकिंग द प्रायर परमिशन ऑफ एनी अदर कंट्री। और ये जो अगर इंडिया के मैरीटाइम की बात करें तो यूएस का ये कहना है कि इंडिया रिसेंटली एक्सेसिव क्लेम कर रहा है अपने इंडियन वाटर टेरिटरीज को लेकर के, जिसको चैलेंज करने के लिए यूएस की नेवी ने एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन कंडक्ट किया है इनटू इंडियन वाटर, जिसके अगेंस्ट इंडिया ने स्ट्रांगली रिएक्ट किया और इंडिया ने कहा इट इज़ टोटली अगेंस्ट द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। और इसी के बाद से जो ये सारे इश्यूज़ हैं, क्लाइमेट इश्यूज़ जी टॉक में भी, और इसके अलावा जो रिटेलिएटरी टैरिफ की बात हो रही है उसको अभी उसकी न्यूज़ भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये सब सारे इश्यूज़ और ज़्यादा पॉपअप होने लगे। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद जो चेंज आया है रेजिम में, उसके कारण यूएस का ओरिएंटेशन इंडिया की तरफ स्लाइटली चेंज हुआ। हम ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के रेजिम में और इवन ओबामा के रेजिम में इंडिया वॉज शेयरिंग ए गुड रिलेशन विद यूएसए, बट नाउ जॉय बाइडन जो है उनके इनिशियल फेज में तो ये लग रहा है कि मे बी इंडिया इज़ नॉट एबल टू शेयर दैट पेक्यूलर रिलेशनशिप दैट इट यूज टू शेयर विद यूएसए prior. And this is the picture that US Navy has tweeted showing the ship assigned to the US Navy, Japan Maritime Self-Defense Force and the Australian Navy participates in that La Perouse 2021 that is led by French Navy in the Bay of Bengal. और इसी को लेकर इंडिया ने strongly oppose किया है। Apart from all these issues, there are certain other issues that are actually covered or given on page number 5 of yesterday newspaper. तो क्या देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। इंडिया में होल्ड टॉक्स विद यूएस ओवर रिटेलिएटरी टैरिफ्स। पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो यूएस ने इंडिया के बहुत सारे जो इंडिया को टैरिफ के बेनिफिट्स मिलते थे, जो लो टैरिफ इंडिया के प्रोडक्ट्स में इम्पोज होता था, इंडिया को एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था इनटू यूएस मार्केट, वो सारे टैरिफ्स या वो सारे बेनिफिट्स रिसेंटली कुछ ईयर्स में यूएस ने इंडिया के प्रोडक्ट से रिमूव या इंडिया के एक्सपोर्ट्स से रिमूव कर लें। यूएस का अपना ओपिनियन, यूएस का ये कहना है कि इंडिया इज़ नो लॉन्गर अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज़ नाउ डेवलप। तो इंडिया को जो डेवलपिंग कंट्रीज को जो ट्रीटमेंट मिलता है, उनके प्रोडक्ट को जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है यूएस इकोनॉमी में, वो इंडिया को नहीं मिलना चाहिए। अगर आपको याद हो तो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, उससे भी इंडिया को हटा दिया गया था, जहाँ पर इंडिया के अप्रॉक्सीमेटली 2000 प्रोडक्ट लिस्टेड थे और इंडिया के प्रोडक्ट्स को लो टैरिफ इम्पोज किया था इनटू यूएस मार्केट और एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता था यूएस के मार्केट में। लेकिन उसको डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर ही उसको रिमूव कर दिया गया था और उसके बाद इंडिया ने भी कुछ रिटेलिएटरी टैरिफ्स इम्पोज करने की बात कही थी ऑन यूएस प्रोडक्ट्स। अब देख लेते हैं ये न्यूज़ क्या है। बेसिकली द सेंट्रल इज कंसिडरिंग होल्डिंग बायलैटरल टॉक विद यूनाइटेड स्टेट ओवर इट्स प्रपोजल टू इम्पोज एडिशनल टैरिफ ऑन 40 आइटम एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया एज अ रिटेलिएटरी मेजर्स अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ डिजिटल सर्विस टैक्स ऑन अमेरिकन टेक्नोलॉजी जियांट। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स की बात नहीं हो रही। बेसिकली जो इंडिया ने डिजिटल टैक्स इम्पोज किया है उसको लेकर के 2% का जो एडिशनल लेवी इम्पोज किया था, कई बार अगर आपने मेरा डिस्क्राइब सेक्शन में भी देखा होगा तो डिजिटल टैक्स और गूगल टैक्स को लेकर के एक सेपरेट वीडियो है। एंड इफ यू आर करेंटली फॉलोइंग रेगुलरली फॉलोइंग टू मी, तो आपने देखा हुआ, हमने कई बार डिस्कस किया डिजिटल टैक्स और गूगल टैक्स को लेकर के और उसमें क्या क्या इशू जनरेट हुए थे। ये जो 2% का जो लेवी एडिशनल लेवी इम्पोज किया गया है ये कई टाइम से पेंडिंग था। यूएस बेस अगर हम देखें तो वाई यूएस इज द ओनली कंट्री दैट इज एक्चुअली अपोजिंग दिस डिजिटल सर्विस टैक्स DTS।
और गूगल टैक्स। ऐसा क्योंकि अमेरिका या यूएसए ही क्यों इसको अपोज कर रहा है, स्ट्रांगली अपोज कर रहा है इंडिया के इस डिजिटल टैक्स या गूगल टैक्स को। तो अगर आप देखें तो जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, मेजर टेक्नोलॉजीज कंपनी दैट आर एक्चुअली बिलोंग्स टू यूएसए, ओरिजिन उनका ओरिजिन कंट्री ऑफ ओरिजिन है दैट इज़ अमेरिका, दैट इज़ यूएसए। तो अमेरिका को पता है कि 2% जो एडिशनल लेवी हो रहा है इसका इम्पैक्ट इंडिया की टेक्नोलॉजी जियांट्स पर जो पड़ेगा, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजोन हो, उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और अमेरिका कई बार से, यूएसए कई टाइम्स इंडिया से कहता हुआ आ रहा है कि इंडिया शुड नॉट इम्पोज दिस डिजिटल सर्विस टैक्स डीटीएस ऑन टेक्नोलॉजी जियांट। और उसी के रिटेलिएटरी एक्शन के तौर पर जब इंडिया ने बेसिकली गूगल टैक्स इम्प्लाई कर दिया तो अमेरिका ने कहा कि अमेरिका भी इंडिया के जो 40 आइटम्स हैं जिन पे लो टैरिफ लगता है यूएस मार्केट में, उन पर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएगा, जिससे कि वो यूएस मार्केट में कॉस्टली हो जाएं और उनका जो एक्सपोर्ट है वो डिस्करेज हो, जिससे इंडिया का जो ट्रेड है वो अफेक्ट हो। तो इसको लेकर के जो इंडिया के सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं उन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि दे आर गोइंग टू हेल्ड द मीटिंग विद द यूएस रिप्रेजेंटेटिव ऑन दिस रिटेलिएटरी टैरिफ। जो बेसिकली यूएसए इंडिया के 40 आइटम्स पर रिटेलिएटरी टैरिफ लगा रहा है to retaliate the digital service tax that India has imposed on technology giant, उसको लेकर के तो दोनों साइड्स इंडिया और यूएसए इस रिटेलिएटरी टैरिफ्स पर दे विल होल्ड द टॉक्स। Apart from this, government to government talk will also be established on this matter। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जो 40 आइटम्स जो हैं इंडिया से एक्सपोर्टर हैं उन पर ही टैरिफ इंक्रीज किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, ऑस्ट्रिया, इटली, स्पेन, टर्की एंड यूके, इनके भी कुछ प्रोडक्ट्स पर रिटेलिएटरी टैरिफ इम्पोज कर रहा है अमेरिका। तो हो सकता है ये कंट्रीज़ भी कुछ अपने एक्शंस रिएक्शंस लें। फिलहाल के लिए इंडिया जो है वो टॉक्स होल्ड करने जा रहा है, जिसमें यूएस ने ये प्रपोज किया था कि यूएस विल impose the retaliatory tariff up to 25% of ad valorem on aggregate level of trade on a slew of Indian products। और कौन कौन से प्रोडक्ट अगर हम बात करें, कुछ फ्यू प्रोडक्ट्स, कौन कौन से 40 प्रोडक्ट्स थे वो, तो श्रिम्प्स हो गए, बासमती राइस, गोल्ड एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, और जिसके लिए यूएस ने पब्लिक कमेंट इनवाइट किया था। लेकिन अब दोनों ही साइड इस पर्टिकुलर इशू पर डिस्कस करने को तैयार हैं। प्रॉबेबली अमेरिका या यूएसए इंडिया से एक ये नेगोशिएट करेगा कि इंडिया जो डिजिटल सर्विस टैक्स इम्पोज कर रहा है अमेरिकन टेक्नोलॉजी जियांट्स पर, उसको हटाए, तब अमेरिका जो एक एडिशनल रिटेलिएटरी टैरिफ 40 आइटम्स पर इंडिया के लगा रहा है वो उसको रिमूव कर देगा। यहाँ पर एक टर्म और यूज हुआ है, दैट इज एड वैलोरम। तो जल्दी से समझ लेते हैं एड वैलोरम क्या है। बेसिकली एड वैलोरम टैक्स इज द टैक्स दैट इज इम्पोज ऑन द बेसिस ऑफ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी टैक्स आइटम। यूनिट वाइज नहीं लगता, मनी वैल्यू कितनी है, जो भी आइटम इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू पर टैक्स लगता है। कुछ टैक्स इस तरह से भी लगाए थे, फिजिकल यूनिट्स पर भी लगाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं स्पेसिफिक टैक्स या स्पेसिफिक ड्यूटीज। तो एड वैल्यूरम या नॉन एड वैल्यूरम टैक्स, वैल्यूरम नाम से पता चला जो वैल्यू पर इम्पोज किया जा रहा है, ना कि यूनिट्स पर। कुछ होते हैं कि जैसे कि पर्टिकुलर यूनिट्स की इतने यूनिट आया तो पर यूनिट पर इतना टैक्स लगेगा, नो मैटर उसकी वैल्यू कितनी जा रही है, थोड़ी अप एंड डाउन है तो इतना कंसिडर नहीं होता। तो ये जो 40 आइटम्स शॉर्ट लिस्ट किए हैं यूएस गवर्नमेंट ने, इन 40 आइटम्स पर 25% का एड वैलोरम टैक्स एडिशन करने की बात की है यूएस गवर्नमेंट ने, अगर इंडिया ने डिजिटल सर्विस टैक्स जो अमेरिकन कंपनीज पर इम्पोज किया उसको रिमूव नहीं किया। तो ट्रेड्स को भी लेकर के इंडिया और यूएस के बीच में डिस्प्यूट कई टाइम से चल रहा है। हालांकि ये डिस्प्यूट नया नहीं है, बट नाउ न्यू इश्यूज आर एक्चुअली इमर्जिंग। गूगल टैक्स को लेकर के अमेरिका हमेशा से, इंडिया क्या पोजिशन में रहा है, अमेरिका का हमेशा से कहना है कि गूगल टैक्सेस इज मोर स्पेसिफिकली ड्राफ्टेड अगेंस्ट द अमेरिकन टेक्नोलॉजी जियांट। लेकिन इंडिया का ये कहना है कि इट इज़ नॉट फॉर टारगेटिंग स्पेशली अमेरिकन कंपनीज, इट इज़ फॉर एवरी कंपनी, बट इट इज़ बाई चांस कि जितनी भी मेजर कंपनीज है दैट बिलोंग्स टू अमेरिका। तो और कंपनीज ने अमेरिका में इस चीज़ को लेकर के कंप्लेन भी करी थी, और अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा भी था कि इंडिया शुड नॉट इम्पोज दिस डिजिटल टैक्स और डिजिटल सर्विस टैक्स, बट अगेंस्ट इंडिया हैज़ applied or enforced this tax. Now US is taking the retaliatory measures. So this is the bilateral trade ties between India and US. This dark gray bar indicates the import and the black bar indicates the
एक्सपोर्ट बिटवीन दीज टू कंट्रीज। 2017 से लेकर 2021 तक का ये ट्रेड डेटा है। और जैसा कि हमें दिख रहा है कि इंपोर्ट कम है और एक्सपोर्ट ज़्यादा, यानी इंडिया के लिए ट्रेड सरप्लस की सिचुएशन रहती है जब भी इंडिया यूएस के साथ ट्रेड करता है। और क्यों उसका रीज़न, क्योंकि इंडिया के प्रोडक्ट्स को यूएस मार्केट में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है, कम टैरिफ होते हैं, क्योंकि इंडिया को डेवलपिंग नेशन का टैग मिला हुआ था। बट रिसेंटली यूएस का थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है और ऐसा कहना है कि इंडिया इज़ नो लॉन्गर डेवलपिंग नेशन, इट इज़ डेवलप्ड कंट्री। और जो कि ट्रेड सरप्लस की बात है, ट्रेड सरप्लस में रहता है इंडिया हमेशा, तो इसीलिए इंडिया जब भी यूएस इस तरह के रिटेलिएटरी मेजर्स लेता है तो इंडिया हमेशा बैकफुट पे आ जाता है कि ओके वी विल टॉक, वी विल डिस्कस, वी विल फाइंड आउट सम म्यूचुअल वे फॉर दिस। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ यस्टरडे न्यूज़पेपर। रिसेंटली आरबीआई ने जी सैप का एक प्रोग्राम अनाउंस किया था, दैट वाज अ स्पेशल और वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग, उसको लेकर के ये न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है, 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड फॉल्स बिलो 6%। तो जो क्वांटिटेटिव ईजिंग को लेकर के जी सेक एक्विजिशन प्रोग्राम आरबीआई ने अनाउंस किया था, पॉलिसी अनाउंस की थी, जिसके तहत आरबीआई वाज कमिटेड टू बाइंग एटलीस्ट 1 ट्रिलियन ऑफ बॉन्ड फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट। एंड आफ्टर दिस जी सैप प्रोग्राम द 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड फेल बिलो 6%, दैट वाज द मेन टारगेट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो जो 6% से ज़्यादा हमेशा बढ़ती थी, 6.8 6.6 तक पहुंच गई थी यील्ड रेट 10 ईयर्स के जो बॉन्ड से। अब फाइनली वो यील्ड रेट जो है वो डाउन हो गया है और इट कम्स बिलो 6%। इन द morning trade the yield dropped to 5.9%, but it climbed up to close at 6.0%. Once is found that RBI has refused to sell a new 5 years benchmark paper at the rate demanded by the market. तो RBI ने रिसेंट अनाउंसमेंट भी किया था कि वो 5 साल के कुछ बॉन्ड को बेंचमार्क बॉन्ड्स को इशू करेगा, बट फिलहाल के लिए RBI ने उससे मना करता है। तो उसके न्यूज़ के बाद से थोड़ा सा यील्ड रेट फिर से बढ़ गया जो 10 ईयर्स के बॉन्ड है। आप इस चीज़ को माइंड में रखेंगे, जो 10 ईयर्स के बॉन्ड्स हैं उनका जो यील्ड रेट इंटरेस्ट रेट होता है दैट इज़ अ बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट फॉर इंडियन इकोनॉमी, एंड दैट इज़ व्हाई आरबीआई ऑलवेज वांट टू कीप द ट्रैक ऑफ दिस 10 ईयर्स ओल्ड बॉन्ड और यील्ड रेट्स, 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड रेट्स। तो फाइनली जो भी जी सैप का प्रोग्राम आया था उसका रिजल्ट, उसके आउटकम्स अभी पॉजिटिवली दिख रहे हैं। लेकिन आरबीआई के रिफ्यूजल के बाद जब आरबीआई ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो जो 5 साल के नए बॉन्ड उनको अभी के लिए फ़िलहाल सेल नहीं कर रहा, तो वापस से पिकअप हो गया। लेकिन फिर भी जो 6.8 तक यील्ड रेट जा रहा था उतना नहीं गया। एंड दिस इज़ द ग्राफ फॉर द यील्ड रेट ऑफ 10 ईयर्स बॉन्ड। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। केन ऑफर्स टू इन्वेस्ट $1.2 बिलियन इफ इंडिया रिलेंट्स। केयर ने ऑफर किया, केन एनर्जी ने इंडिया को, जो कि डिस्प्यूट चल रहा है, टैक्स डिस्प्यूट दोनों के बीच में, इंडियन गवर्नमेंट और केन एनर्जी के बीच में। इसमें केयर ने ऑफर किया है इंडिया को कि अगर इंडिया इस टैक्स बैटल को इंटेंसिफाई नहीं करता है, रिलेंट कर देता है, दैट केयर विल इन्वेस्ट 1.2 बिलियन इन इंडिया। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने केस लूज़ किया था इंटरनेशनल फोरम में, जिसके बाद इंडिया ने कहा था कि इंडिया विल अपील अगेंस्ट इनटू वन international forum for this award for this verdict, or apart from it Indian government has also offered the विवाद से विश्वास स्कीम solution to केन एनर्जी। उसको तो फिलहाल के लिए एक्सेप्टेंस दी केयर एनर्जी ने कि नहीं, बट फिलहाल के लिए केयर ने इंडियन गवर्नमेंट को ऑफर किया कि अगर इंडियन गवर्नमेंट इस टैक्स बैटल को इंटेंसिफाई नहीं करता, अगर इंडियन गवर्नमेंट न्यू दिल्ली इज नॉट चैलेंजिंग दिस $1.2 बिलियन अवार्ड टू into the Hague, this particular UK oil major will be ready to invest this amount into India। अब देखना है इसका सोल्यूशन क्या निकला। दोनों ही साइड्स ने, इंडियन गवर्नमेंट ने भी विवाद से विश्वास स्कीम के लिए ऑफर किया था, केन भी ऑफर कर रहा है। लेट्स सी क्या हेग में इंडिया गवर्नमेंट चैलेंज करती है या न्यू दिल्ली चैलेंज करती है इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट को या नहीं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। वेदांता इन टॉक्स टू सेटअप डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट। और अगर वेदांता इसमें सक्सेसफुल हो गया तो इंडिया की ये फर्स्ट ऐसी फैसिलिटी होगी फैब्रिकेशन की। तो वेदांता ग्रुप जो है फिलहाल के लिए वो गवर्नमेंट से डिस्कशन में है, नेगोशिएशन में, जहाँ पर वो एक डिस्प्ले फैब्रिकेशन प्लांट के सेटअप करने की बात को डिस्कस कर रहे हैं। और ऐसा कहना है कि अगर वेदांता को इस पर्टिकुलर फैब्रिकेशन यूनिट के लिए परमिशन मिल जाती है, डिस्प्ले फैब के लिए परमिशन मिल जाती है,
तो इंडिया में ऐसी पहली फैसिलिटी होगी एंड दिस विल रिड्यूस द इंडियाज डिपेंडेंस ऑन चाइना विच इज मेकिंग मैसिव इन्वेस्टमेंट ऑन दिस फैब्रिकेशन यूनिट्स। और अगर हम बात करें डिमांड की, तो इंडिया की जो डिमांड है फॉर डिस्प्ले विल डबल टू $15 मिलियन बाई फाइनेंशियल ईयर 25। तो इंडिया के लिए ज़रूरत भी है दिस फैब्रिकेशन यूनिट की। और Vedanta is also interested. Definitely, they are only discussing the tax assumption, tax holidays and other benefits. और अगर वो benefits वेदांता को इंडियन गवर्नमेंट ऑफर करती है तो इंडिया में ये ऐसी पहली फैसिलिटी होगी और इंडिया की जो डिपेंडेंसी है चाइनीज मार्केट में वो इससे रिड्यूस होगी। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सेंटर होल्ड्स एक्सपोर्ट ऑफ रेमडेसिविर एमिड राइजिंग कोविड-19 केसेस। इंडिया में सेकेंड वेव बहुत ही ज़्यादा वो सिचुएशन में है जिसकी वजह से इंडिया ने बहुत सारे जो मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं, उनके एक्सपोर्ट को बैन कर दिया, जिससे कि होम मार्केट में, इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में उसकी शॉर्टेज ना हो, जिसमें रेमडेसिविर इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। तो फिलहाल के लिए इंडिया ने रेमडेसिविर का एक्सपोर्ट रोक दिया है। मे बी आगे आने वाले टाइम में इंडिया पे कुछ इंटरनेशनल प्रेशर भी देखने को मिले, क्योंकि इंडिया इज़ कॉल्ड एज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। और इंडिया अगर एक्सपोर्ट रोकता है तो जो अदर कंट्रीज जहाँ पर ऑलरेडी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, दे विल डिमांड इंडिया, दे विल प्रेशराइज इंडिया फॉर एक्सपोर्ट ऑफ दीज नेसेसरी वैक्सीन। फिलहाल के लिए इंडिया ने अभी बैन लगा दिया है एक्सपोर्ट पर कि रेमडेसिविर को एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। दैट इज एक्चुअली यूज टू ट्रीट द मॉडरेट टू सीवियर कोविड-19 केसेस एंड दिस इज द कैपेसिटी 3.88 मिलियन डोजेस पर मंथ इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं। एज पर द करंट कैपेसिटी 1.1 मिलियन एक्टिव केस इंडिया में अभी हैं, जिसको देखते हुए डेफिनेटली इंडिया में जो डिमांड है इस समय ह्यूज है डोमेस्टिक मार्केट में, और 10% इसका एक्सपोर्ट होता है। तो फिलहाल के लिए इंडिया ने इसको रोक दिया है। इंडिया में अभी 7 मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं जो कि रेमडेसिविर प्रोड्यूस कर रही हैं। तो अपनी डिमांड को देखते हुए फिलहाल के लिए रेमडेसिविर एक्सपोर्ट नहीं होगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। पेंशन एफडीआई कैप में बी हाइक टू 75%। Indian government is all planning to increase the FDI limit into pension sector up to 74%, और जिसके लिए बिल ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है एंड मोस्ट लाइकली दैट दिस पर्टिकुलर बिल विल बी प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट इनटू द नेक्स्ट सेशन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अभी करंट की लिमिट क्या है। करंट की लिमिट जो है वो 49% है। 49% लिमिट 2015 में बढ़ाई गई थी। इसका मतलब 2015 से पहले जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट था उसकी लिमिट इस 49% से भी कम थी, जिसको 49% कर दिया गया 2015 में, और अब 2021 में जिसको 74% तक किया जा रहा है एज पर द करंट न्यूज़। हालांकि अभी ये पास नहीं हुआ है, इसको पार्लियामेंट में बिल प्रेजेंट किया जाएगा एंड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट और द प्रेसिडेंट दिस limit will be increased to 74%. And last month parliament has already approved to increase the FDI limit into insurance sector, जो हम already discuss कर चुके हैं। ऐसा कहा गया था कि जो ये लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ाई गई है 49 to 74%, उसकी वजह से इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 26,000 करोड़ का जो कैपिटल इनफ्लो है, फॉरेन कैपिटल इनफ्लो है, वो आया था, जो कि 2015 में लिमिट बढ़ाई गई थी 49 से 74, अभी रिसेंटली बढ़ाई गई 2015 में 49% तक कर दी गई थी। और अब चूंकि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013 में चेंज किया जा रहा है, इसका मतलब अब पेंशन सेक्टर में भी एफडीआई लिमिट को 74 कर दिया जाएगा। अभी रिसेंटली इंश्योरेंस में किया गया और अब पेंशन में किया जाएगा। और ये आप याद रखेंगे 2015 में दोनों की लिमिट को इंक्रीज करके 49% किया गया था। डेफिनेटली दिस मूव विल ब्रिंग द मोर फॉरेन कैपिटल इनफ्लो इनटू इंडिया। And apart from increasing this FDI limit, the new bill may also contain the separation of NPS trust from PFRDA. So Pension Fund Regulatory and Development Authority से NPS को सेपरेट कर दिया जाएगा। जो पावर फंक्शन ड्यूटीज होंगे NPS के, that will be either charitable trust और कंपनी एक्ट। तो ये कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे पेंशन सेक्टर में इनटू दिस विंटर और मॉनसून सेशन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। वैक्सीन साइट्स ड्रॉप टू हाफ।
वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से इंडिया में जो वैक्सीनेशन साइट्स थी जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1,20,000 तक थी, वो अप्रैल 7 में रिड्यूस होकर के आधी रह गई, 60,000 तक की ही बची। और रीज़न जो बेसिकली वैक्सीनेशन साइट्स या प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट हॉस्पिटल साइट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि देर इज़ नो अवेलेबिलिटी, देर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वैक्सीनेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट द प्राइवेट सेक्टर, द प्राइवेट हॉस्पिटल और द वैक्सीनेशन साइट्स आर नॉट एबल टू रन दिस वैक्सीनेशन ड्राइव। और जैसे कोविड-19 केसेस बढ़ रहे हैं, उस सिचुएशन में तो वैक्सीनेशन की जो पेस है, जो मास इम्यूनाइजेशन की पेस है, उसको और स्पीड अप होना चाहिए, जबकि वैक्सीन शॉर्टेज की वजह से ये जो ड्राइव है वो अपने स्लोएस्ट पेस में आ गई है। हालांकि गवर्नमेंट का ये कहना है, जो प्रोड्यूसिंग कंपनीज है उनका ये कहना है कि दे आर एक्चुअली वर्किंग विद देयर फुल कैपेसिटी टू satisfy the need of domestic market, but still in reality on ground there is acute shortage of vaccination. Apart from it, रियल जो डेटा आ रहा है उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस हैं। कई सारे जो कंपनीज हैं उन्होंने मार्केट ओपन एक्सेस के लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया है, लेकिन जो इन्फोर्समेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनका ये कहना है कि दे विल एक्चुअली एनालाइज द रियल डेटा, रियल वर्ल्ड डेटा आफ्टर फॉर गिविंग दिस ओपन मार्केट लाइसेंस टू ऑल दोज कंपनीज। और जिसके लिए इन्फोर्समेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने कंपनीज से और ज़्यादा डेटा मांगा है इफ कंपनीज वांट टू गेट द ओपन मार्केट लाइसेंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, दीज आर द रेफरेंसेस, एंड इफ यू वांट lecture PDF you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook, and if you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share and subscribe. Thank you.